वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की सीएसआईआर की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इम्यूनो टेक्निक्स के बारे में और इसमें हम लोगों ने रिया टेक्निक्स के बारे में और डिफ्यूजन के बारे में और एलाइजा के बारे में पढ़ लिया था। और ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रॉब्लम वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज की इस सेशन में हम लोग उस पूरे इम्यूनो टेक्निक में जो आगे की फर्दर की चीज़ें हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो एलाइजा के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था और आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि एलाइजा का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से इस पे आप एंटीबॉडी को या एंटीजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो सिंपली अगर आप एलाइजा और रिया में कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों का ही जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, सेम होता है। बट डिफरेंटेड यहाँ पे होता है कि रिया के केस में आपका क्या होता है, एक रेडियो लेबल्ड जो है वो एंटीजन होता है, जबकि एलाइजा के केस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और आप एलाइजा से किसी भी एंटीजन का और एंटीबॉडी का दोनों का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एलाइजा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है इम्यूनोलॉजी के केसेस में, जहाँ पे आप एंटीजन या एंटीबॉडी किसी भी इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स का, अगर आपको एंटीजन का पता करना है तो भी आप पता कर सकते हैं। अगर एंटीजन का प्रेजेंस मालूम हो गया तो एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है, अगर आपको ये पता करना हो तो आप ये भी मालूम कर सकते हैं। मीन्स एलाइजा के हेल्प से आप किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स का या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलाइजा की क्या क्या पॉसिबल टाइप्स हैं और उनका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होता है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे नंबर पहला अगर आप यहाँ बात करें तो इनडायरेक्ट एलाइजा है। तो डायरेक्ट एलाइजा को बेसिकली उनके मेजरमेंट के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इनडायरेक्ट एलाइजा पहले देख लेते हैं क्या होता है। सो एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड और क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद एन इनडायरेक्ट एलाइजा। तो इनडायरेक्ट एलाइजा से आप क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन को और एंटीबॉडी के क्वालिटी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपसे यही पूछा जाता है कि हाँ, अगर आपको एंटीबॉडी का मेजरमेंट करना है तो आप कौन से टाइप का एलाइजा क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, दैट इज द इनडायरेक्ट एलाइजा। तो इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है और कैसे आप इसकी एंटीबॉडी का मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इनडायरेक्ट एलाइजा कॉन्सेप्ट पहले क्या होता है कि आपके पास एक सरफेस होता है जहाँ पे एक मैट्रिक्स है और उस पर आपने क्या किया, एंटीजन को पहले कोड कर दिया, टैग कर दिया है। अगर आप इसके लिए अच्छा एक टर्म यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली बोल सकते हैं कि इमोबलाइज़ कर दिए, मतलब फिक्स कर दिए हैं एंटीजन को। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वॉश करते हैं। तो जितने भी ऐसे एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी टैगिंग या जिनका फिक्सिंग प्रॉपर तरीके से उस वॉल पे नहीं हुई रहती है, वो सब के सब क्या होते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी को उसमें क्या करते हैं, जिसको कि हमको मेजरमेंट करना होता है, उस एंटीबॉडी को क्या करते हैं, उसमें मीन्स ऐड करते हैं। तो एंटीबॉडी, चूंकि एंटीजन पहले से यहाँ पे टैगिंग हुई थी, तो आपका एंटीबॉडी जो हाँ जहाँ जहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, आप उसको वो क्या करता है, वहाँ पे बाइंड कर लेता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो जितने भी एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडी अब तक बेसिकली आपके क्या किए हैं, बाइंड नहीं कर पाए, मतलब फ्री फॉर्म वाले हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो वॉशिंग करने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बचेगा वो ऐसे ही एंटीबॉडी बचेंगे जिनके पास, जो कि जिनका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ रहेगा एंटीजन मॉलिक्यूल्स से। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुका होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है कॉन्जुगेट सिस्टम के थ्रू, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के आपके एफसी रीजन पे क्या होता है, एंजाइम्स टैग किए रहते हैं। और ये एंजाइम्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी एक सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं क्रोमिक कंपाउंड्स, मीन्स कलर देने वाले कंपाउंड्स में। और ये जो आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है, इस सेकेंडरी एंटीबॉडी का ये जो आपका एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, इसके पास एफिनिटी होती है प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से बाइंड करने की। तो कभी कभी आपसे यहाँ पे भी सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी, इन दोनों में इंटरेक्शंस कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो एंटीबॉडी होता है उसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर से अगर आप देखे हैं, अगर आपको पता है, तो ये वाला जो रीजन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, मीन्स एंटीजन बाइंडिंग रीजन। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एफसी रीजन बोलते हैं। तो प्राइमरी एंटीबॉडी का ये जो एफसी रीजन है, मीन्स अगर आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए तो ये वाला आपका रीजन क्या कहलाएगा, एफसी रीजन कहलाएगा। तो प्राइमरी एंटीबॉडी का एफसी रीजन, सेकेंडरी एंटीबॉडी का एफएबी रीजन, ये दोनों अगर क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट होते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, इंटरेक्शंस कहलाता है। और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास आपका क्या होता है, एक एंजाइम टैग किया हुआ रहता है,
और ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, कलर वाले कंपाउंड में, मीन्स प्रोडक्ट में। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वॉश किया जाएगा, तो वॉशिंग के बाद जितने भी आपके सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से बाइंड नहीं किए होते हैं, फ्री फॉर्म वाले होते हैं, वो सब के सब वॉश आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम्स होता है, इस ये एंजाइम सबस्ट्रेट जब उसमें ऐड किया जाता है, एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कि इस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होता है, और जब सब अगर एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट किसमें होगा, कलर वाले कंपाउंड में, प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे कलर देता है। ये जो कलर आता है यहाँ पे, इस कलर के बेसिस पे इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, जिस एंटीजन के लिए हम लोग एंटीबॉडी की प्रेजेंस चेक आउट करना चाह रहे थे, वो एंटीबॉडी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि जब वो डिजायरेबल एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होगा तो जाकर के क्या करेगा, एंटीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है तभी जाकर के इसका जो एफसी रीजन होगा वो एज ए एंटीजन काम करेगा फॉर द सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेगा, वहाँ पे जाकर के इंटरेक्ट होगा, और सेकेंडरी बॉडी अगर इंटरेक्ट हुआ है तो उसके उसके पास क्या है, आपका एंजाइम है, और ये एंजाइम में जब मीडिया में आपका सबस्ट्रेट ऐड किया जाएगा तो ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किस में करेगा, कलर वाले कंपाउंड में, तो वहाँ पे कलर देता है। सो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट एलाइजा में के थ्रू किसी भी एंटीबॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है या किसी भी एंटीबॉडी का जो आपका नेचर है वो आप पता कर सकते हैं कि हाँ, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा एलाइजा का क्या है, एक टाइप है जिसमें आप एंटीबॉडी के को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनके स्पेसिफिसिटी को पता करते हैं कि हाँ, इस ये वाला एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे सैंडविच एलाइजा, और ये सैंडविच एलाइजा में आपसे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाँ, सैंडविच जो मॉडल होता है उसमें आप क्या देखते हैं कि दो ऐसे ऊपर और नीचे ब्रेड के क्या होते हैं, बफल्स लगे होते हैं, और बीच में पूरी की पूरी क्या होती है, स्टफिंग की जाती है, राइट। तो उसी मॉडल से मीन सैंडविच जैसा आपको दिखाई देता है, तो दैट इज वाई आप इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच एलाइजा के नाम से भी जाना जाता है। और आप इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड और मेजर्ड बाय अ सैंडविच एलाइजा। तो जिस तरीके से आपने इंडायरेक्ट एलाइजा से देखा कि एंटीबॉडी को आप कर सकते थे, एंटीबॉडी के प्रेजेंस को पता कर सकते हैं और उसके क्वांटिटी को भी मालूम करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। इन द सेम वे सैंडविच एलाइजा इज यूज फॉर एंटीजन क्वांटिफिकेशंस एज वेल एज एंटीजन मेजरमेंट्स, कि एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये चीज पता करने के लिए आप सैंडविच एलाइजा क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, इसका प्रोटोकॉल कैसा होगा, यहाँ पे देखिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पे पहले देखा कि पहले यहाँ पे एंटीजन की टैगिंग की गई थी, कोटेड मतलब कोड किया गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ही एक एंटीबॉडी क्या किया गया, कोड किया गया रहता है, राइट। और ये एंटीबॉडी बेसिकली जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और उस एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिस एंटीजन का हमको क्या करना है, पता लगाना है कि हाँ, ये वाला आपका एंटीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर सपोज कि आपको एंटीजन HIV के एंटीजन का पता लगाना है, किसी भी पर्सन के सैंपल लेकर के अगर आपको ये मालूम करना है कि हाँ, HIV उसमें इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो आपने क्या किया, HIV का जो एंटीजन मॉलिक्यूल काम करता है उसके स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से पता है, राइट। उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपने क्या किया, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना लिया। अब उस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को क्या किया आपने, यहाँ पे एक तरीके से इमोबिलाइज कर दिया, कोट कर दिया, फिक्स कर दिया एक सरफेस पे। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो वॉशिंग करने के बाद जितने भी एंटीबॉडी ऐसे होंगे जिनकी टैगिंग नहीं हो पाई है, जो अच्छे तरीके से उस मेम्ब्रेन पे या उस वॉल पे सही से फिक्स नहीं हो पाएंगे, वो सब के सब क्या होते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी आपका डिजायरेबल एंटीजन है, जैसे सपोज अभी हम लोग HIV की बात कर रहे थे, HIV का एंटीजन मतलब सैंपल आपने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया। तो अगर इसमें HIV का एंटीजन होगा तो बेसिकली क्या करेगा, उस एंटीबॉडी से जाकर के बाइंड करेगा और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से वॉशिंग कर देते हैं। वॉशिंग करने के बाद आपका जो भी एंटीजन अनबाउंड फॉर्म में होंगे वो सब के सब क्या होंगे, निकल जाएंगे। अब सैंपल में आपका सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा जिसके पास एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं और उस सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास क्या होता है, आपका एंजाइम होते हैं। और उस सेकेंडरी एंटीबॉडी का ये जो FAB रीजन होता है और प्राइमरी एंटीबॉडी का भी जो FAB रीजन होता है, उस एंटीजन से आकर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ आप देखिए, ऊपर भी आपका एंटीबॉडी है और यहाँ पे भी आपका एंटीबॉडी जस्ट लाइक दिस। तो सैंडविच में क्या होता है, दोनों ऊपर ऊपर और नीचे की तरफ क्या होते हैं, आपके ब्रेड के वो होते हैं और इसके बाद बीच में स्टफिंग की जाती है। तो यहाँ पे बीच में आपका स्टफिंग का काम कौन कर रहा है, एंटीजन कर रहा है। तो एंटीजन एक्ट लाइक अ स्टफिंग एंड वाइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी एक्ट लाइक अ ब्रेड इन सैंडविच। तो इस तरीके से आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ों का वॉश करेंगे, तो जितने भी आपके सेकेंडरी एंटीबॉडी अनबाउंड वाले होंगे सबके सब क्या होते हैं, वॉश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट को ऐड किया जाएगा और आपका ये जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट को कलर वाले कंपाउंड में
कन्वर्ट करता है। तो कलर का आना इस बात का इंडिकेशन होता है कि हाँ, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या है सैंपल में प्रेज़ेंट होता है। तो आप एचआईवी का जो पॉज़िटिव और नेगेटिव जो रिपोर्ट देखते हैं, वो इसी के बेसिस पे देखते हैं। अगर कलर वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स कि उस सैंपल में एचआईवी का एंटीजन प्रेज़ेंट है, और अगर आपका कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि उस सैंपल में एचआईवी का एंटीजन प्रेज़ेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंट है। सो इनडायरेक्ट एलाइज़ा एंड सैंडविच एलाइज़ा आपने देखा कि बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी के क्वांटिटी को और उनके नेचर को पता करने के लिए कि प्रेजेंट है कि नहीं है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका एलाइज़ा का टाइप है, दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशंस होता है, और ये क्या करता है, मेजर अमाउंट ऑफ एंटीजन। तो ये भी आपका एंटीजन के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, आपको सबसे पहला जो बताया दैट मीन्स इनडायरेक्ट एलाइज़ा, वो एंटीबॉडी के लिए था। इसके बाद आपने देखा सैंडविच एलाइज़ा और कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एससी, ये दोनों आपके किसके लिए हैं, एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। ये आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि सैंडविच एलाइज़ा या कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा या फिर आपका इनडायरेक्ट एलाइज़ा किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसे ही प्रॉब्लम बना के दे सकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और उसका जो एंटीजन है वो डिजीज़ को कॉज करता है, तो उस एंटीजन को पता करने के लिए कि हाँ, वो सैंपल मतलब वो पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है, कौन से टाइप का एलाइज़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव वाले में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी आपको एंटीजन मॉलिक्यूल्स को पता करना है, उस एंटीजन मॉलिक्यूल्स को और एक एंटीबॉडी, पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या करते हैं यहाँ पे, इनक्यूबेट एंटीबॉडी विद एंटीजन टू बी मेजर। जिस एंटीबॉडी को एंटीजन को आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, उसको और एंटीबॉडी क्या करते हैं यहाँ पे मिक्स किया जाता है। तो जितना आपका एंटीबॉडी जो रहेगा एंटीजन से बाइंड किया रहेगा वो, और जितना आपका एंटीजन से फ्री रहेंगे वो, दोनों टाइप के एंटीबॉडी यहाँ पे होंगे। अब इसको आपने क्या किया है, इस कंटेनर में डाल दिया है, राइट। ऐड एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर टू एंटीजन कोटेड वॉल। पहले से ही यहाँ पे वॉल पे एंटीजन क्या किए रहते हैं, कोट किए गए रहते हैं, राइट। तो एक जो कंटेनर है आपका, वहाँ पे क्या किया रहेगा, पहले से ही उसके वॉल पे एंटीजन मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया रहता है, और इसके बाद आपका जो सैंपल होता है वहाँ पे भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी का मिक्सचर रहता है। तो जितने आपके एंटीबॉडी आपके फ्री फॉर्म में होते हैं और जो आपके यहाँ पे बाउंड फॉर्म में है, अगर जब आप इनको यहाँ पे डालते हैं, तो जो बाउंड फॉर्म वाले एंटीबॉडी होते हैं वो आपके जाकर के फर्दर बाइंडिंग नहीं करते हैं, जो कि पहले से ही कोटिंग की गई है। जबकि आपके जो फ्री फॉर्म वाले एंटीबॉडी होते हैं वो जाकर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, वॉशिंग कर देते हैं। वॉशिंग करते हैं तो जो ऑलरेडी पहले से ही सैंपल में ही जो एंटीबॉडी आपका एंटीजन से बाइंड किया हुआ था, वो एंटीबॉडी का क्या करेगा, आपका वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि अब वो इसके पास साइड बची नहीं है, कोई स्पेस है नहीं, तो वो एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता नहीं है, तो जाकर क्या करेगा, आपका फ्री फॉर्म में रहेगा, वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी आपका बेसिकली क्या करेगा, प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से क्या करता है, बाइंड करता है। फिर इसके बाद वॉशिंग करते हैं, तो जो आपके अनबाउंड वाले हो गए सेकेंडरी एंटीबॉडी, वो सब क्या हो गए, निकल जाते हैं। फिर इसके बाद आप वहाँ पे सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कलर कंपाउंड वहाँ पे दे देता है। तो जो आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा है वो सम व्हाट आपका कैसा है, इनडायरेक्ट एलाइजा के टाइप का ही है। बस सिर्फ यहाँ फ़र्क इतना होता है कि आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी का मिक्सचर होता है, उसमें कुछ आपके पहले से ही एंटीजन मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडी से रिएक्ट किए रहते हैं, और कुछ आपके फ्री फॉर्म में रहते हैं। तो जब वो कोटेड एंटीजन वाले मीडियम पे या कंटेनर में डाले जाते हैं, तो जो आपके फ्री फॉर्म वाले एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वही सिर्फ क्या करते हैं, बाउंड होते हैं, मतलब बाइंड करते हैं। बाकी जो ऑलरेडी पहले से ही बाइंड किया हुआ है वो बाइंड आपका नहीं करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं कि हाँ, कॉम्पिटिटिव एलाइजा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एलाइजा और रिया ये बेसिकली आपके एंटीजन और एंटीबॉडी के मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनका जो टाइप्स था आपने यहाँ पे देख लिया। तो इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीजन के लिए, कॉम्पिटिटिव एलाइजा एंटीजन के लिए, सैंडविच एलाइजा सॉरी एंटीबॉडी के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा इसको। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेसिकली प्रोटीन्स के लिए की जाती है। यहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आता है। ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में ऑलरेडी पहले से ही लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, आपने देखा है डिटेल में कि ब्लॉटिंग सीट्स क्या होती है, ब्लॉटिंग पर्पस क्या होता है, ब्लॉटिंग क्यों कराई जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होता है। तो जब कभी भी कोई प्रोटीन का, स्पेसिफिक प्रोटीन का अगर आपको बाइंडिंग साइट्स पता करनी हो, या स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए कोई अगर आपका लिगेंड मॉलिक्यूल्स हो, वो अगर आपको पता करना होता है, तो यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, करते हैं। तो चाहे वो आपका एंजाइम से सबस्ट्रेट का हो तो भी आप उसको कर सकते हैं, कोई एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन तो भी आप कर सकते हैं, कोई हार्मोन्स का रिसेप्टर से हो तो भी कर सकते हैं, अगर प्रोटीन नेचर का है तो।
तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अ प्रोटीन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय टेक्निक नोन एज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मान लीजिए अगर आपके पास प्रोटीन का एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन हैं और आप उस प्रोटीन में से किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनते हैं, लिगेंड मॉलिक्यूल बनाते हैं। चाहे वो आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे वो आपका कोई लिगेंड हो सकता है। तो जिसके पास उस स्पेसिफिक सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो उस मिक्सचर्स में से आपने पूरा एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को अगर आपको फाइंड आउट करना होता है, तो उस कंडीशंस में आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए आपका जो प्रोसीजर है वो स्केच फॉर्म में क्या है, सबसे पहले आपने जो प्रोटीन का सैंपल होगा उससे आप लेंगे। यहाँ पे आपको जो ये फल्कन ट्यूब दिखाई जा रही है, इसमें आपका क्या है, प्रोटीन का सैंपल है और आपने उसको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया हुआ है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद आपकी यहाँ पे क्या होती है, ऐसे बैंड आ जाती है। अब इस ये सब सारे आपके अलग अलग क्या है, प्रोटीन होते हैं। फिर आप इनको क्या करते हैं, ब्लॉटिंग करा देते हैं, ब्लॉटिंग शीट पे आ जाते हैं। तो ब्लॉटिंग शीट कराने के बाद आपका जो प्रोटीन होगा वो सब ऐसे बैंड के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी डालते हैं। वो एंटीबॉडी जो कि आपका उस किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए क्या है, बना हुआ है, मतलब उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद आप क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के बाद आपके पास क्या होता है, एंजाइम कॉन्जुगेट सिस्टम होते हैं और उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं तो आपको कलर कंपाउंड देना शुरू कर देता है। आप यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि आपको जब विजुअलाइज करेंगे, ये जो आपकी टैगिंग की जाती है कलर कंपाउंड की, मतलब कलर कंपाउंड जो देता है, इसको आप ऑटो रेडियोग्राफी से या विजुअलाइज कर लेते हैं लाइट को डिटेक्ट करके। और अगर आपका लाइट का डिटेक्शन होता है, इसका मतलब कि हाँ, वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट था। तो इस तरीके से वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या करते हैं, पता कर लेते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आप फिश के नाम से जानते हैं। CSIR में ये वाला टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछ देता है। तो फिश टेक्निक को जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो C2 हाइब्रिडाइजेशन होता है या C2 हाइब्रिडाइजेशन का मीन क्या होता है, राइट। C2 का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका इन सीटू और का मतलब होता है जहाँ पे जिस सिचुएशंस में है, जिस स्थिति में है या जो उसका रियल कंडीशंस है, उसके उसी रियल पोजीशंस पे अगर किसी चीज़ की एनालिसिस अगर की जाती है तो उसको आप बोलते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, मतलब स्पेसिफिक आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल या स्पेसिफिक आपके DNA मॉलिक्यूल से स्पेसिफिक टाइप के उससे लिगेंड से बाइंड करते हैं, वही सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सपोज आपके सेल्स में कोई भी प्रोसेस हो रही है और आपको उसके उसी लोकेशन पे ही अगर आपको उसको ट्रैक करना है और जानना है कि एग्जैक्टली में यहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप उस कंडीशंस में इन सीटू टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्लोरेसेंस इन सीटू का मतलब होता है कि उसमें टैगिंग की जाती है फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल से। अलग अलग आपके क्या होते हैं, फ्लोरेसेंस कंपाउंड होते हैं अलग अलग प्रोटीन्स के लिए, अलग अलग पार्ट ऑफ DNA के लिए। तो जहाँ कहीं पे भी उनकी बाइंडिंग होती है, जहाँ कहीं पे स्पेसिफिक साइट्स उनका मिलता है, स्पेसिफिक पोर्शन उनके मिलते हैं, वहाँ पे वो बाइंड करते हैं। और बाइंडिंग के बाद वो क्या करते हैं, कलर देते हैं और उन कलर को मेजरमेंट करके और उनके कलर के लोकेशंस को ट्रेस करके हम ये बताते हैं कि हाँ, इस लोकेशन पे ये वाला स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ प्रोटीन या ये वाला स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो उसको आप बोलते हैं फिश टेक्निक। आप इस फिश टेक्निक को क्रोमोसोमल पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। मतलब ये क्रोमोसोम की पेंटिंग करता है, मतलब कौन सा क्रोमोसोम का पार्ट कहाँ पे है और उसके लोकेशंस को पता करने के लिए ये वाली टेक्निक आप यूज करते हैं। तो समटाइम्स ऑल्सो टर्म एज ए क्रोमोसोमल पेंटिंग। और बेस्ड ऑन द इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, तो ये पूरा का पूरा इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जैसे होता है नॉर्मली। अगर हम लोग बात करें जैसे सदर्न ब्लॉटिंग में क्या देखा आपने कि जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक जो पार्ट होता है वो जाकर के जब कोई प्राइमर या प्रोब डालते हैं तो उससे बाइंड करता है। सेम उसी प्रिंसिपल पे ये भी आपका काम करता है, बस यहाँ पे सिर्फ वो होता क्या है कि जो प्रोब होते हैं, मतलब जो टैगिंग की जाती है वो फ्लोरेसेंस कंपाउंड से किया जाता है, जो कि अलग अलग क्या करते हैं, कंपाउंड काम करते हैं। तो सेम प्रिंसिपल एज सदर्न ब्लॉटिंग। जिस तरीके से सदर्न ब्लॉटिंग आपने पढ़ा है, आपको बताया गया है कि आप DNA का सैंपल निकालते हैं, पहले उसको आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, फिर आप उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, फिर आप वहाँ पे ब्लॉटिंग कर देते हैं। ब्लॉटिंग करने के बाद आप स्पेसिफिक क्या करते हैं, प्राइमर मॉलिक्यूल्स डालते हैं। तो जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस उस DNA में जहाँ कहीं पे भी मिलेगा वो क्या करता है, बाइंड कर जाता है। सेम उसी तरीके से फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में भी आप वही काम करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री आपके जो पार्ट होते हैं जिनको आपको पता करना होता है प्रोब, उसके फॉर्म में आप उसको डालते हैं और जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, वहाँ पे क्या करता है, बाइंड कर जाता है।
इस टेक्निक का जो यूज़ किया जाता है वो टारगेट डीएनए होता है उसका, और चाहे वो इंटरफ़ेस का हो या मेटाफ़ेज़ का हो। तो इंटरफ़ेज़ में डीएनए की लोकेशंस किस तरीके से हो रही है, कैसे वो काम कर रहा है, या तो आप मेटाफ़ेज़ के जो डीएनए होते हैं उनको पता करने के लिए FISH टेक्निक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इनका यही होता है कि ये सेल्स के रियल लोकेशंस पे और सेल्स के रियल फ़ेज़ में क्या करते हैं, चीज़ों को दिखाने का मतलब बताने का काम करते हैं, राइट? तो इस टेक्निक से आप लिविंग कंडीशंस में और उनके एग्ज़ैक्टली पोज़ीशंस पे जो चीज़ें हो रही हैं, उनको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या इन्वॉल्व होता है, फ्लोरेसेंट लेबल्ड डीएनए प्रोब होते हैं, राइट? डीएनए के जो छोटे-छोटे आपके प्रोब्स होंगे, और ये प्रोब्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नोन होते हैं, डिज़ायर्ड होते हैं, राइट? तो ये प्रोब मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा, नोन होगा, और कैसा होगा, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होगा, राइट? तो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड आपके जो होंगे प्रोब्स, उनको क्या किया जाता है, ऐसे ढेर सारे प्रोब बना लिए जाते हैं। अलग-अलग क्रोमोसोम्स के लिए अलग-अलग फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि हमको ये पता चले कि अगर ये वाला सपोज़ ये आपका ग्रीन कलर देता है, राइट? और दूसरा कोई प्रोब होगा, अगर मान लीजिए आपका जो कि आपका येलो कलर देगा, राइट? तो इस तरीके से अलग-अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके लिए अलग-अलग क्या करते हैं, प्रोब डिज़ाइन किए जाते हैं। और उस प्रोब में आपका जो कलर कंपाउंड होता है, मीन्स फ्लोरेसेंस जो होता है, वो आपका अलग-अलग कलर का होता है, ताकि आपका जहाँ कहीं पे भी ये वाला कलर आए तो इससे समझ में आए कि हाँ, एक टाइप का ये क्रोमोसोम आपका यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है। तो ये प्रोब आपके जो होते हैं नॉन सीक्वेंसेस होते हैं। आपने डीएनए के आपने क्रोमोसोम लिया, जो भी आपका इंटरफ़ेज़ या फिर आपका मेटाफ़ेज़ है, उस क्रोमोसोम्स वाले उस फ़ेज़ में आपने क्या किया, प्रोब को डाल दिया। जहाँ कहीं पे भी इस डीएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री आपका मिलता है, वहाँ जाके क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। और पेयरिंग करने के बाद ये जो आपका फ्लोरेसेंस कंपाउंड यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या करता है, लाइट को इमिट आउट करता है। और इस लाइट को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है बाय द एनालाइज़र के थ्रू, डिटेक्टर के थ्रू। और इसके बाद इस कलर की इंटेंसिटी को और कलर की क्वांटिटी को पता करके आप बता देते हैं कि हाँ, इस पूरे डीएनए के फ़ेज़ में यहाँ पे ये चीज़ प्रेज़ेंट हो इस टाइम पे प्रेज़ेंट है। तो यही आपका प्रिंसिपल होता है इन सिटू का। और उसमें जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं तो उसे आप बोलते हैं फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसे आप फिश के नाम से भी जानते हैं। सो डिफरेंट जीन प्रोब्स आर लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरोफोर। जितने भी आपके एक ही सपोज कीजिए कि अगर आपको अलग-अलग जीन्स का एनालिसिस करना है, मान लीजिए कि आपको जानना है कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है हमारा, उसपे जो हमारे पास जो जीन कोटेड हैं, वो कौन-कौन से जीन प्रेज़ेंट हैं और ये वाला जीन का लोकेशन कहाँ-कहाँ पे है। तो आप उन जीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हैं, प्रोब डिज़ाइन करते हैं और उनको फिर क्या कर देते हैं, आप यहाँ पे रेडियो लेबलिंग कर देते हैं। अलग-अलग जीन के लिए, अलग-अलग क्रोमोसोम्स के लिए अलग-अलग फ्लोरोफोर कंपाउंड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि उनका क्वांटिफिकेशन करने में आसानी हो। ईच स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ क्रोमोसोम्स। सभी जो फ्लोरोफोर्स होते हैं वो अलग-अलग क्रोमोसोम्स के लिए अलग-अलग यूज़ किए जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, उसका मेन एडवांटेज और प्रिंसिपल क्या है कि ये पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। जिस तरीके से साधारण प्लॉटिंग में आपने देखा था कि जो आपका डीएनए सीक्वेंसेस होता है, उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब होता है वो बाइंड करता है। इन द सेम वे फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी क्या करेगा, काम करता है। यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि ये सेल्स के एग्जैक्टली जो पोजीशंस होते हैं, इन सिटू का मतलब होता है सिचुएशन, जिस सिचुएशंस में, जिस स्थिति पोजीशंस में वो प्रेजेंट है, उसी कंडीशन से आप उसकी एनालिसिस कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका ये क्या है, एडवांटेज है। तो यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम दिखाया गया, सेल फिक्सेशन मेथड प्री ट्रीटमेंट ऑफ अ सेल्स। पहले आप क्या करते हैं, सेल्स को अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं। पोस्ट फिक्सेशन मेथड सेल्स परमिलाइजेशन, उसके बाद फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसको वो करते हैं। एडिशन ऑफ लेवल्ड प्रोब, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले जब आपका सेल फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रोब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो जो प्रोब होता है आपका कैसा होगा, लेबल्ड होगा। और वहाँ पे हाइब्रिडेशन कंडीशन जो होती हैं वो की कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, तो हाइब्रिडेशन आपका होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप उसको क्या करते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। तो एक्सेस जो आपके प्रोब होते हैं वो सब के सब आपके निकल जाते हैं। और देन इसके बाद जहाँ कहीं पे भी हाइब्रिडेशन हुआ रहता है, वहाँ पे रेडिएशंस का इमिशंस होता है, और वो इमिशंस को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और उस रेडिएशन से निकलने वाले जो लाइट्स होती हैं, उनकी क्वांटिटी और उनके क्वालिटी के बेसिस पे आप एस्टिमेशंस कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, which is totally based on the complementary base pairing of a DNA molecule. Wherever the complementary sequence is present in the chromosome, it will bind to the fluorescently
labeled probe molecules and will emit a specific kind of a fluorescence light, and the intensity and the quantity of light will be measured and detected by the analyzer, and the result will be interpreted like as the specific kind of a DNA sequences are present in the given type of a DNA sample. So it can analyze the actual positions on actual conditions of that DNA sequences in any phases like the interphase or metaphase stage of the DNA cell cycle. Okay, so this is all about the fluorescence in situ hybridization. So basically it's just a similar like as a southern blotting. तो जिस तरीके से आपने सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ रखा है वैसे ही आपका ये क्या होता है, सेम फ्रिस टेक्निक जो होती है वो बेस्ड होती है. ओके, नेक्स्ट टेक्निक हम लोग देखेंगे फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग. फैक्स के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे भी आपका दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. तो जिस तरीके से आपने अगर आपने फ्लो साइटोमेट्री के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो फ्लो साइटोमेट्री आपकी एक टेक्निक होती है जिससे कि आप कई सारा काम कर सकते हैं, राइट. तो फ्लो साइटोमेट्री का आपका एक एप्लीकेशन होता है सेल सॉर्टिंग करना, कि जो आपके मतलब स्पेसिफिक काइंड के सेल्स हैं उनको आपको अलग करना होता है और बाकी सारे पॉपुलेशन से. तो कई सारे अगर आपको ढेर सारे आपके सेल्स की पॉपुलेशन हो, उसमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ या सब टाइप ऑफ सेल्स को क्या करना हो, सॉर्ट आउट करना हो, तो उस कंडीशंस में आप सेल सॉर्टिंग टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो यहाँ पे नाम क्या दिया गया, यहाँ पे दो चीज़ों का प्रिंसिपल है. एक तो सेल फ्लो साइटोमेट्री का और दूसरा का फ्लोरेसेंस का. तो फ्लो साइटोमेट्री का एक एप्लीकेशन होता है सेल सॉर्टिंग जिसको यहाँ पे लिया गया है, और फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड मतलब कि उस सेल्स को जो हमारा टारगेट सेल्स होगा उसको पहले क्या किया था, फ्लोरेसेंस चीज़ों से लेबल की जाती है और हम उन्हीं सेल्स को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं. तो उसको हम बोलते हैं फैक्स, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग मेथड. तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है और इससे हम स्पेसिफिक काइंड के सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उन सेल्स के पॉपुलेशंस में से आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स को क्या करना हो, सेपरेट आउट करना होता है. तो उन पॉपुलेशंस को सेपरेट आउट करने के लिए हम फैक्स टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं. दिस इज नॉट द फैक्स लाइक इंटरनेट और इन कम्युनिकेशन मीडिया. इट इज अबाउट द फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग मेथड. So capable of separating population of a cells into group of a cells with a similar characteristics based on the antibody binding. राइट. सो अगर आपके पास ऐसे कोई पॉपुलेशन है सेल्स का जिनमें कई सारे टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से उन सेल्स को सेपरेट आउट करना जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, जिनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, उनको एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट के बेसिस पे क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है इन फैक्स टेक्निक्स में. This method can be used to quite successfully to separate normal from abnormal cells in bone marrow sample from a patient with the leukemia. अगर कोई पर्सन, इसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि अगर कोई ल्यूकेमिया से जो सफ़र करने वाला पेशेंट है, उस पेशेंट के सेल्स में से मतलब उसके बॉडी में से अगर कोई बोन मैरो की सेल्स निकाली जाए, तो उससे आपके जो नॉर्मल सेल्स होंगे और जो आपकी ल्यूकेमिया वाली सेल्स होगी जिसमें की डिफिशियंसी चल रही है, उन दोनों सेल्स को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, अगर कोई सेल्स आपकी नॉर्मल है और उसमें कोई अगर डिजीज़ इन्फेक्टेड है, नॉर्मल है, तो उसके डिजीज़ की वजह से उस सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो जैसे ही चेंज होगा वो आपको अलग कैटेगरी में जाना शुरू हो जाएगा. तो आप ऐसे किसी भी इन्फेक्टेड टाइप ऑफ सेल्स को इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस और यहाँ पे ल्यूकेमिया का एग्जांपल आपको लिया गया है कि ल्यूकेमिया का जो सफ़र करने वाला कोई पेशेंट है, अगर आप उसके बोन मैरो से सेल्स को निकालते हैं तो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं वो और जो आपका ल्यूकेमिया से इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो, उन दोनों को बड़े आसानी से आप इस टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस कैन बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ अ क्लीनिंग ऑफ अ बोन मैरो प्रायर टू द ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. इस टेक्निक से आप न सिर्फ ये चेकआउट करते हैं कि कौन से सेल्स आपकी इन्फेक्टेड है, मतलब इन्फेक्टेड है या कौन सी नहीं है, साथ साथ आप ये भी कर पाते हैं कि उसके बेसिस पे आपने बोन मैरो का इस तरीके से फैक्स कराया, आपको पता चला कि हाँ ये वाली जो सारी सेल्स हैं वो क्या है, ल्यूकेमिया इन्फेक्टेड है, मतलब वो डिफरेंट टाइप के है. तो उन सारे सेल्स को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव मीन्स एक तरीके से क्लीनिंग भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है क्लीनिंग द बोन मैरो प्रायर टू द ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. ऑटोलॉगस का मतलब होता है जब उसी सेम इंडिविजुअल क्या ही आपके उसकी बॉडी में क्या हो, ट्रांसप्लांटेशन हो, तो उसे आप ऑटोलॉगस के नाम से जानते हैं. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से पहले उसकी क्लीनिंग कराने के पर्पज के लिए भी आप फैक्स टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं. दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट वेदर द नंबर ऑफ सेल टाइप्स नीड टू बी नोन. इस टेक्निक को आप उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं जिस कंडीशन में आपको ये पता करना हो कि क्या स्पेसिफिक टाइप का सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है. तो इस
वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द सेल्स आर लेबल्ड विद फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज टू द स्पेसिफिक सेल मार्कर एंड पास थ्रू अ नैरो नीडल टू प्रोड्यूस अ एरोसोल। होता क्या है कि आपका इसमें जो सेल हमारा टारगेट होता है उस टारगेट सेल को हम एज अ मार्कर के स्पेसिफिक मार्कर का मतलब उस सेल्स पे कोई एक पॉइंट को टैग करते हैं, मतलब मार्कर बनाते हैं और उस मार्कर के अगेंस्ट में हम फ्लोरेसेंटली जो एंटीबॉडी होती है उसको क्या करते हैं, टैगिंग कर देते हैं। तो मान लीजिए सपोज कि अगर आपका ये सेल है और इसके सेल पे कोई एक मॉलिक्यूल से जिसका हमने क्या किया, टारगेट कर लिया, इसके खिलाफ में हमने एंटीबॉडी बनाई और इस एंटीबॉडी को क्या किया, फ्लोरेसेंस कंपाउंड से टैगिंग कर दी, राइट। तो यही पे यहाँ पे काम किया जाता है। ऐसा करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, एक न्यूरॉन डेल होती है जिसके थ्रू आप इसको पास कराते हैं और वहां से पास होने के बाद क्या करता है, एक एरोसॉल वो जनरेट करता है और वो एरोसॉल से जब वहां से पास किया जाता है स्कैनिंग लेजर से तो वहां पे वो डिटेक्ट करता है और उस लाइट का अगर वहां पे बाइंडिंग हुई रहती है तो वो लाइट क्या करेगा, इमिट आउट करेगा और उस लाइट को वहाँ पे डिटेक्टर और एनालाइजर होते हैं जो कि रीड आउट करते हैं और उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका ट्राइंगल शेप दिखाई दे रहा है, like this one, this is indicating the cells, so and this one is indicating the leveling of a fluorescent marker। तो यहाँ पे आपने फ्लोरेसेंट मार्कर से क्या किया, इसको अलग अलग मार्कर से लेबल कर दिया है। तो ये दो सेल्स आपके क्या है, अनलेबल्ड हैं, जबकि ये दोनों सेल्स आपके क्या है, लेबल्ड हैं। इसके बाद आपने क्या किया, पास कराया है अपर्चर से, जहाँ पे क्रिएट क्या करेगा, आपका एरोसॉल करेगा। जब आपकी एरोसॉल्स क्या आते हैं यहाँ से ऐसे पास आउट हो रहे होते हैं तो यहाँ पे एक आपका लेजर बीम मतलब लेजर होता है जो कि रीड आउट करता है। तो जब इससे पास आउट होंगे तो अगर जिस पे ये एंटीबॉडी आपका जो टैग किया गया था फ्लोरेसेंट से, अगर वो बाइंड किया हुआ है तो जब यहाँ पे पास आउट होगा तो क्या करेगा, लाइट इमिट आउट करेगा। तो ये लाइट का स्क्रीनिंग कहाँ पे जाएगा, ऐसे आपको पता चलेगा। जबकि ये वाले जाएंगे जिन पे कोई टैगिंग नहीं है तो वहाँ पे कोई लाइट आउट आपका इमिट आउट होकर के नहीं निकलता है। तो आपने क्या किया कि ढेर सारे सेल्स में से आपने सेल को सॉर्ट किया, मीन्स सेपरेट किया, दैट इज वाई आप इसको बोलते हैं सेल सॉर्टिंग मेथड। आप यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सॉर्टर सेल्स होगी वो क्या करेगी, सिर्फ उन सेल्स को ही क्या करेगा, आपका ले जा करके सेपरेट आउट करेगा जिन सेल्स के पास क्या था, एंटीबॉडी टैग किया गया फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल था। बाकी सारे सेल्स क्या होंगे, खत्म, हट जाएंगे। तो इस तरीके से ढेर सारे सेल्स में से आपने उन स्पेसिफिक टारगेट वाले सेल्स को क्या किया, सेपरेट आउट किया, उनकी सॉर्टिंग की। दैट इज वाई आप इसको सेल सॉर्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और ऐसा सेल सॉर्टिंग करने के लिए जो आपका हेल्प किया वो क्या किया, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड आपका एंटीबॉडी। तो फ्लोरेसेंस कंपाउंड से आपने उस सेल्स को क्या किया, एक्टिवेट किया और उस एक्टिवेशंस के बेसिस पे उसने रेडिएशंस को इमिट आउट किया और उस रेडिएशंस के बेसिस पे आपने उन सेल्स को बाकी सेल से क्या किया, सेपरेट किया। दैट इज वाई फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। So this is all about the immunotechniques which is in mention your CSIR syllabus, like as immunodiffusion techniques, RIA techniques, ELISA techniques, microscopy, fluorescence microscopy and fluorescent activated cell sorting methods। ये सारी चीज़ आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है और यहाँ से आपके CSIR के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनके एप्लीकेशंस के बेसिस पे। एलाइजा से आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में आप जानते हैं। रिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी कभी कभी आपसे पूछा सकता है। फैक्ट्स से बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। प्रॉब्लम आप इनके बेसिस पे सॉल्व करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।